गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एवं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और फिटर सेकेंड ईयर के लिए आज की जो हमारी क्लास है एस्टिमेशन एंड कास्टिंग, इस पे आज हम जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हल कराएंगे। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है, मैनेजमेंट कार्यों के लिए लागत निर्धारण एक उपयोगी है। तो मैनेजमेंट कार्यों के लिए लागत का निर्धारण एक उपयोगी है, लेकिन किस चीज़ के लिए उपयोगी है? औजार के लिए, मशीन के लिए, व्यवस्था के लिए, साधन के लिए। तो पहले का जो विकल्प हो जाएगा, पहला प्रश्न का इसका विकल्प सही होगा औजार। मतलब मैनेजमेंट कार्यों के लिए लागत निर्धारण एक उपयोगी औजार है। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न संख्या 2, इसमें दिया गया कि लागत निर्धारण के लिए योजना के संबंध में उपयुक्त तथ्यों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इस कथन में किन तथ्यों से अभिप्राय है? मतलब लागत निर्धारण के लिए इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जाता है कि लागत निर्धारण के लिए आपको ये जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा तथ्य के रूप में शामिल है? तो पहला विकल्प है नियोजित प्लांट का स्थान एवं उसके स्रोत। सेकंड विकल्प है, तो देखिए लागत निर्धारण के लिए जो पहला विकल्प दिया गया नियोजित प्लांट का स्थान एवं उसके स्रोत। तो अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट का लागत निर्धारण करना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो प्लांट है वो कहाँ पे, किस स्थान पे लगाना है और उसके स्रोत क्या क्या हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा तो उस पर ज़्यादा कास्टिंग आएगी, शहर में होगा तो ठीक रहेगा, देहात में होगा तो और दिक्कत आएगी। तो ये लागत निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। सेकंड है योजना निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया की क्रियाविधि। तो ये भी बात सही है। तीसरा विकल्प है कि योजना निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मानव शक्ति का संपूर्ण विवरण। तो ये भी सही है। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का डी विकल्प। मतलब उपरोक्त तीनों जो है, उपरोक्त सभी कथन सही है। तीसरा प्रश्न है कि लागत निर्धारण विधि की सामान्य परिशुद्धता लगभग होती है। इसमें मतलब ये कि लागत जो निर्धारण किया जाता है कि तो इसकी परिशुद्धता कितनी होती है लगभग। तो दिया गया है कि ±10%, ±20%, ±30%, ±40%। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जो लागत निर्धारण होता है उसकी परिशुद्धता कितनी आनी चाहिए? ±30% तक। इससे अगर ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो लागत निर्धारण का तरीका है वो सही नहीं है। मतलब इसकी परिशुद्धता 30% ज़्यादा हो सकती है या 30% कम हो सकती है, इसी के रेंज में होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न ये है कि कुल वार्षिक लागत में सम्मिलित अवयव हैं। अगर आपको कुल वार्षिक लागत निकालना है तो उसके लिए सम्मिलित अवयव क्या क्या है? पहला विकल्प है प्रत्यक्ष लागत, दूसरा विकल्प है अप्रत्यक्ष लागत, तीसरा है रिकवरी ऋण, चौथा ये सभी। तो अगर लागत में आपको देखना है कि इन चारों विकल्पों में से सभी सम्मिलित हैं कि नहीं, तो आप अगर ध्यान दीजिए कि प्रत्यक्ष लागत तो ये लागत में सम्मिलित ही होगा, अप्रत्यक्ष लागत तो ये भी सम्मिलित होगा, रिकवरी ऋण भी सम्मिलित हो जाएगा। तो चौथे के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है कि लागत को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कुल वित्तीय व्यय तथा दूसरा, आपको इन 4 विकल्पों में से देखना है कि लागत को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला वर्ग क्या है? कुल वित्तीय व्यय है, तथा दूसरा वर्ग क्या है? तो कुल मासिक लागत, कुल वार्षिक लागत, कुल औसत लागत, कुल अर्धवार्षिक लागत। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, कुल वार्षिक लागत। तो अगला प्रश्न है कि लागत निर्धारण से संबंधित पद कौन सा है? तो लागत निर्धारण से संबंधित पद कौन सा है? तो लागत निर्धारण के समय आप क्या क्या आपको ध्यान देना पड़ता है? भविष्यमान आप निकालते हैं, ब्याज दर उसमें शामिल ही होता है, वर्तमान मान को देखना ही होता है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी। अब अगला प्रश्न है कि यदि किसी योजना में दिए हुए वर्ष में मूल्य 5 लाख रुपये है तथा आधार वर्ष में मूल्य 5,000 रुपये है, तब मूल्य इंडेक्स का मान बताइए। तो देखिए आधार मूल्य इंडेक्स का मान निकालने के लिए आपको फार्मूला होता है कि किसी योजना का दिए हुए वर्ष में मूल्य मान कितना है और बटे में आधार वर्ष में उसका मान कितना है। तो योजना के लिए दिए हुए वर्ष में मूल्य मान कितना है? 5 लाख है, और आधार में कितना है? आधार वर्ष में 5,000 है। तो इसका भाग देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 100। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
8वां जो प्रश्न है, कुल वार्षिक लागत का संबंध किससे नहीं है? पहला विकल्प है प्रत्यक्ष लागत, दूसरा विकल्प है वेस्ट लागत, तीसरा विकल्प है अप्रत्यक्ष लागत, चौथा विकल्प है रिकवरी रेट। तो वार्षिक लागत में अभी इससे पहले आपने विकल्प देखा कि उसमें वार्षिक लागत में प्रत्यक्ष लागत को देखते ही हैं, अप्रत्यक्ष लागत को शामिल ही करते हैं, रिकवरी ऋण को शामिल ही करते हैं। तो इसमें से संबंधित कौन सा नहीं लग रहा है? ऑप्शन बी, मतलब वेस्ट लागत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब पूछा जा रहा है कि लागत वर्ग कितने होते हैं, तो हमने आपको बताया कि लागत वर्ग 2 होते हैं। एक लागत वर्ग कुल वित्तीय व्यय को कहते हैं और दूसरा कुल वार्षिक लागत को कहते हैं। तो इसमें सीधे सीधे पूछा गया कि लागत वर्ग कितने होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अब अगला प्रश्न है कि ब्याज दर का सूत्र क्या होता है? 10वां प्रश्न। तो इसका ब्याज दर का सूत्र क्या होगा? आई बराबर होगा IR प्लस P पर पावर E। अब 11 नंबर का प्रश्न देखिए, लागत का प्रमुख तत्व क्या है? तो पहला है पदार्थ, दूसरा है व्यय, तीसरा है श्रम, चौथा है ये सभी। तो लागत में आप क्या क्या चीज़, पदार्थ शामिल ही करेंगे, श्रम शामिल ही करेंगे, एक्सपेंसेज मतलब व्यय शामिल ही करेंगे। तो इसका 11 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। 12 नंबर का प्रश्न देखिए कि प्रत्यक्ष श्रम मतलब डायरेक्ट लेबर को प्रत्यक्ष श्रम को क्या कहा जाता है? तो इसमें पहला है कि प्रक्रम श्रम, दूसरा है प्रचालन श्रम, तीसरा है ए और बी दोनों, और डी विकल्प है फोरमैन। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, मतलब प्रक्रम श्रम भी आएगा और प्रचालन श्रम भी आएगा। तीसरा है अप्रत्यक्ष पदार्थ नहीं है, अप्रत्यक्ष पदार्थ नहीं है। तो देखिए मतलब इसमें से कौन सा पदार्थ है जो इनडायरेक्ट नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि आपसे इनडायरेक्ट नहीं है पूछा जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो बाकी के क्या होंगे? इनडायरेक्ट होंगे। तो कोयला आपका जो है इनडायरेक्ट है, तेल क्या है? इनडायरेक्ट है, रेगमाल क्या है? इनडायरेक्ट है। तो चौथा विकल्प क्या बच गया है? कॉफ़ी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मतलब अप्रत्यक्ष पदार्थ क्या नहीं है? कॉफ़ी। और 14वां प्रश्न है कि टीकवुड का घनत्व क्या होता है? तो टीकवुड एक मटेरियल है, इसका घनत्व कितना होता है? 0.657 से 0.088 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन 14 प्रश्न का 14वें नंबर का डी हो जाएगा। 15वां प्रश्न, वह व्यक्ति या कार्मिक जो किसी उत्पाद के निर्माण से पहले उसे बनाने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है क्या कहलाता है? तो पहला है निर्माणकर्ता, दूसरा है पूर्वाकलन करता, तीसरा संकलन करता, चौथा है मूल्यांकन करता। तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वाकलन करता। 16 प्रश्न है कि 16वां नंबर का, किसी वस्तु या उत्पाद के निर्माण से पहले उसकी निर्माण लागत ज्ञात करने को कहा जाता है। तो इसका तो आपको सबको पता है कि इस अध्याय का नाम ये है क्या? पूर्वाकलन। तो किसी वस्तु या उत्पाद के निर्माण से पहले उसकी निर्माण लागत ज्ञात करने को क्या कहा जाता है? पूर्वाकलन कहा जाता है। तो 16 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 17 देखिए, किसी उत्पाद की प्राथमिक लागत का सूत्र क्या है? तो 17वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, प्राथमिक लागत प्लस प्रत्यक्ष लागत प्लस प्रत्यक्ष श्रम लागत प्लस प्रत्यक्ष व्यय। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि पर्यवेक्षक उदाहरण है, सुपरवाइजर उदाहरण है। पहला है प्रत्यक्ष श्रम का, दूसरा है अप्रत्यक्ष श्रम का, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, अप्रत्यक्ष श्रम का। 19 नंबर का प्रश्न है, निरुत्पादी श्रम नॉन प्रोडक्टिव लेबर को कहा जाता है। पहला है प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम, सी विकल्प ए और बी दोनों, और डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष श्रम, बी विकल्प। 20वां नंबर का जो प्रश्न है कि ऊपरी पूर्वाकलन के उत्पाद के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊपरी पूर्वाकलन से उत्पाद के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 20 नंबर का जो आपको विकल्प दिया गया है कि घटेगा, बढ़ेगा, ए और बी दोनों होगा या स्थिर रहेगा। तो 20 नंबर का जो सही उत्तर होगा बी होगा, मतलब बढ़ेगा। और आपका 21 नंबर का जो प्रश्न है कि निचले पूर्वाकलन से उत्पाद को बाजार में उसकी लागत मूल्य से बेचना, लागत मूल्य से उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद पर बेचना पड़ेगा। तो पहला विकल्प है कम मूल्य पर,
दूसरा विकल्प है अधिक मूल्य पर, तीसरा विकल्प है ए और बी दोनों, चौथा विकल्प है बराबर मूल्य पर। तो 21 नंबर का जो उत्तर सही होगा वो कम मूल्य पर होगा। अब 22 नंबर का जो प्रश्न है, एक उत्पाद को बाजार में बेचने पर उसमें कोई लाभ या हानि नहीं होती है, यह कथन संबंधित करता है। तो पहला है ऊपरी पूर्वाकलन से, दूसरा है परिशुद्ध पूर्वाकलन से, तीसरा है निचले पूर्वाकलन से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 22वां का सही उत्तर हो जाएगा परिशुद्ध पूर्वाकलन से। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, विक्रय लागत होती है, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? तो विक्रय लागत का मतलब क्या होगा? जैसे आपको मैथ में पढ़ाया गया था कि कुल लागत प्लस लाभांश। दूसरा विकल्प है कार्य लागत प्लस विक्रय परिव्यय। तीसरा विकल्प है विक्रय मूल्य प्लस वितरक को दिया जाने वाला कमीशन। चौथा है कार्यालय लागत प्लस विक्रय परिव्यय। तो 23 नंबर का सही जो उत्तर होगा वो पहला है कुल लागत प्लस लाभांश। 24वां नंबर का प्रश्न है कि वास्तविक लागत को ज्ञात करना कहलाता है, पहला लागतन, दूसरा परिव्यय लेखांकन, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा पूर्वाकलन। तो पूर्वाकलन तो उत्तर होगा नहीं, और लागतन और परिव्यय लेखांकन। तो 24 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, लागतन भी होता है और परिव्यय लेखांकन भी होता है। 25वां का नंबर का जो प्रश्न है कि BIS के अनुसार मध्यम भार वाले चैनल को अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? तो 25 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ISMC। तो ये रहा आज का आपका एस्टिमेशन एंड कास्टिंग जो सेकेंड ईयर के लिए है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और फिटर ट्रेड के लिए। तो पूर्वाकलन लागत से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप इसको ज़रूर पढ़िए, और जो भी ना समझ में आए आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए।